चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द करंट थ्रू द इंडक्टर एल इज। तो देखो आपको क्वेश्चन में इंडक्टर दिख रहा होगा सर्किट में, ये रहा इंडक्टर, ठीक है। आपको बताना है कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ ये है आई एल, ठीक है। तो बेसिकली आपको आई एल की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो देखो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सपोज ये नोड है आपका, तो देखो इस नोड पे आपका करंट कितना आया 5 एम्पियर, गया कितना यहाँ से 5 एम्पियर। तो लोग सोचेंगे यहाँ पे सिंपल केसीएल लगा दिया, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंडक्टर के थ्रू करंट जीरो हो गया, यानी 0 एम्पियर। और ये आपको ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, 0 एम्पियर आपका आंसर नहीं हो सकता, क्लियर है। बिकॉज ये यहाँ पे इंडक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई रजिस्टिव एलिमेंट होता तो आप बोल सकते थे 5 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर, क्लियर है। तो देखो एसी और डीसी में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हिसाब से होता है, सेम नहीं रहता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, सिंपल ये सारे किसमें लगे हुए हैं पैरेलल में, यानी कि जो 120 वोल्ट है ये सबके अक्रॉस 120 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इसको देखो फेजर डायग्राम से समझते हैं। इसको देखो सबके अक्रॉस क्या है 120 वोल्ट, तो ये लो मैंने बना दिया वोल्टेज है ये 120 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जो रेजिस्टेंस है आर, इसके थ्रू करंट आप मान लीजिए आई आर, ठीक है। कैपेसिटर है इसके थ्रू मान लीजिए आप आई सी, क्लियर है। अब देखो जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, यानी जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और इसके थ्रू जो करंट है वो हमेशा सेम फेज में रहते हैं। तो अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस वी है तो करंट भी आपका इसी के फेज में रहेगा। तो ये आपका हो गया आई आर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो करंट होता है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। तो ये रहा वोल्टेज, ठीक है, इससे 90 डिग्री आगे रहना चाहिए। तो ये लो मैंने 90 डिग्री आगे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया आई सी, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला करंट कौन सा है आई आर का, ठीक है। ये आपका हो गया आई सी। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है इनका आपको रिजल्टेंट दे दिया 5 एम्पियर इसने, ठीक है। तो देखो ये जो इतना वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका है कैपेसिटर वाला करंट, और आपका जो ये वाला करंट है ये आपका है रेजिस्टेंस का करंट, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट आपको दिया इसने 5 एम्पियर, यानी तो ये आपका हो गया 5 एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे आई आर की वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज आई सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 4 एम्पियर। तो देखो सिंपल आई आर की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो फॉर आई आर, देखो जब आई आर की आप वैल्यू निकालोगे तो सिंपल क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर वो इक्वल होगा आपके 4 के स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर यानी कि आई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये आपकी टर्म रूट में आएगी। तो देखो रूट में 9 मिलेगा तो वो हो जाएगा 3 एम्पियर। तो यानी कि ये जो आई आर है तो इसकी तो वैल्यू आपको मिल गई 3 एम्पियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आओ, अब देखो जो इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे ये करंट है 5 एम्पियर, ये आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू है, क्लियर है। अब देखो सिंस यहाँ पे इंडक्टर पहले लगा है, ठीक है, पहला एलिमेंट ही इंडक्टर है, तो ऑब्वियस बात है कैपेसिटर के कंपेयर में इंडक्टर के थ्रू करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो इंडक्टर का अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो वो क्या करेगा 90 डिग्री लैग करेगा, बिकॉज इंडक्टर में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो ये लो मैंने इंडक्टर वाला करंट आई एल ये आपका 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे बना दिया, ठीक है। अब सिंस इंडक्टर वाला पोर्शन बड़ा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर नीचे की तरफ आएगा, और रिजल्टेंट क्या होगा वो आई एल माइनस आई सी, क्लियर है। अब देखो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ठीक है, तीनों आ गए। तो देखो जो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, और ये जो इतना पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला आपका है इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा है फेजर डायग्राम में, देखो ये आपको फेजर डायग्राम नहीं सॉरी सर्किट में देखो ये आपको दिया 5 एम्पियर, तो ये आपका हो गया 5 एम्पियर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे भी देखो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के आई एल और आई सी की वैल्यू निकाल सकते हो। आई सी की बेसिकली दे रखी है, आई एल की निकालनी है आपको। तो देखो फॉर आई एल, ठीक है, आप आई एल की वैल्यू निकाल रहे हो तो देखो सिंपल क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल किसके होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी आई एल माइनस आई सी के स्क्वायर के इक्वल, क्लियर है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25,
3 का स्क्वायर 9 प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये IL माइनस IC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, IL माइनस IC इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और ये स्क्वायर था यहाँ पे, IL माइनस IC में स्क्वायर था तो इसको रूट लगा देते, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ से IL की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, IL इक्वल्स टू 4 प्लस IC, और IC की वैल्यू आपकी कितनी है 4 एम्पियर। तो 4 प्लस 4, तो यहाँ से आपको IL कितना मिल जाएगा 8 एम्पियर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अब देखो मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया, चलेगा अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, बट एटलीस्ट आपको समझ में तो आना चाहिए चीज, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आप 0 एम्पियर लगा के मत आ जाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर गिवन बिलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C will the current I be in the phase with the voltage sinusoidal voltage source Vs equals to sin 2t। यानी ये वाला जो करंट है ना, आपके जो सर्किट में आपको करंट दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स, ये दोनों फेज में आ जाए, ठीक है, तब आप C की वैल्यू बताइए। यानी कि देखो क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है, टाइम लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई जल्दी नहीं है। तो देखो जो वोल्टेज है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज Vs, वो क्या दिया है आपको साइन 2t, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है 1 है। तो यहाँ से आपको दो चीज पता चली, एक तो ये क्या 2, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है, और ये 1 आपका क्या है मैक्सिमम वोल्टेज यानी Vm। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अब सिंस कैपेसिटर और ये वाला जो लोड है, ठीक है, इसको अज्यूम कर दो, ये आपका है ZL, ठीक है, लोड है आपका। तो देखो जो आपका वोल्टेज है, दोनों पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये मेरा हो गया वोल्टेज, ठीक है। अब देखो अज्यूम करते हैं इसमें आपका जो करंट है, सिंस इसको मैंने ZL माना है, तो इसको मैं करंट मान लेता हूँ IL, ठीक है। आप Z1 Z2 कुछ भी मान सकते हो। अब ये कैपेसिटर है, तो इसके थ्रू मैं करंट मान लेता हूँ IC, ठीक है। अब देखो ये एक प्योर कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में आपका जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। तो ये अगर मेरा वोल्टेज है, तो इससे 90 डिग्री में आगे बनाऊंगा वोल्टेज को, सॉरी करंट को। तो ये मेरा हो गया कैपेसिटर का करंट, ठीक है। अब सिंस ये वाला जो लोड है 1 प्लस J1 ओम, ठीक है, तो देखो जो ZL है, ठीक है, 1 प्लस J1, तो देखो जब भी आपका इंपेडेंस में प्लस साइन होता है, इसका मतलब होता है वो लोड आपका क्या है, एक लैगिंग लोड है, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, ठीक है। तो देखो लैगिंग लोड होता है, तो लैगिंग में क्या होगा, करंट पीछे रहेगा वोल्टेज से। तो ये लो मैंने करंट को पीछे बना दिया, और ये करंट क्या होगा आपका IL, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये फाई निकालना है, ठीक है, देखो निकालने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन में आप चीजें कितनी सीख रहे हो ये देखो। अब आपको अगर देखो ये फाई निकालना है, तो ये फाई कैसे निकलेगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसका निकाल रहे हो 1 प्लस J1 ओमेगा 1 ओम, ठीक है। तो क्या होगा XL अपॉन R, तो यहाँ पे XL है 1 अपॉन 1, तो ये आपसे आपको 5 मिल जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। तो देखो IC ये रहा, IL ये रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, और वो रिजल्टेंट क्या होगा आपका I, यानी ये वाला I करंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट। तो देखो ये जो रिजल्टेंट करंट है इस वोल्टेज से ये आगे है कुछ पर्टिकुलर थीटा एंगल से, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस कैपेसिटर की क्या वैल्यू रखे कि आपका ये थीटा 0 हो जाए, यानी ये करंट इस वोल्टेज के साथ फेज में आ जाए। ये चीज आपको पूछी है इस क्वेश्चन में। क्लियर है। तो देखो सिंपल, आपको Vm पता है 1, ठीक है, तो जो Vrms होगा, Vrms कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और एंगल आप क्या लिखोगे 0 डिग्री। तो ये तो हो गई पोलर फॉर्म। तो देखो सिंस आपको इंपेडेंस किसमें दे रखा है, यानी जो ZL है वो किसमें दे रखा है 1 प्लस J1 ओम में। क्लियर है। तो देखो इस ये जो RMS है ये पोलर फॉर्म में, तो इसको भी हम रेक्टेंगल फॉर्म में करते हैं। देखो 1/√2 1 प्लस J0 अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे सेम फॉर्म ही मिलेगी आपको। क्लियर है। पोलर फॉर्म में भी यही मिलेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देखो लास्ट में आपको जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, यानी जो लैगिंग कंपोनेंट है और जो लीडिंग कंपोनेंट है उनको इक्वेट करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा वो मैं देखो आपको आगे आगे बताऊंगा। तो देखो आपने Vrms लिख लिया। अब देखो जो ZL है, ZL आपका कितना है 1 प्लस J1, या तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको निकालना है जो IL करंट है ना इसकी वैल्यू। तो देयरफॉर जो IL करंट है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो सिंपल Vrms डिवाइडेड बाय ZL।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा 1+j0। क्लियर है? तो देखो डिवाइडेड बाय ZL की वैल्यू कितनी है 1+j1, ठीक है। अब देखो नीचे जब भी कुछ इस टाइप में आपको फॉर्म मिले, यानी 1+j या फिर ऐसे j में मिले, तो ऐसी चीज को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या 1+j1, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1-j1 इसके कॉन्जुगेट से, यानी इसका अपोजिट साइन ले लीजिए और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1-j1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये कितना हो जाएगा √2 तो एज इट इज, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1² प्लस 1², ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई किया मैंने a+b a-b, a² प्लस b² हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखो 1-j1 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है। तो इस चीज को मैं देखो ब्रेक कर सकता हूँ ना, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2√2, ठीक है, माइनस j/2√2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? तो देखो सिंपल किसी भी कंपोनेंट का देखते हो, ठीक है, सिंपल करंट ही ले लो। अगर कोई करंट लिखते हो, ठीक है, तो करंट में क्या होता है, एक आपका रियल पार्ट होता है प्लस एक आपका इमेजनरी पार्ट होता है। तो देखो जो इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये आइदर क्या होगा, लैगिंग होगा, ठीक है, या फिर लीडिंग होगा। ये दो ही केस हो सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो देखो ये जो ZL है, इसकी वजह से आपका करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी लैगिंग है, ठीक है। कैपेसिटर की वजह से क्या करेगा, लीडिंग करेगा। तो देखो अगर लीडिंग और लैगिंग दोनों इक्वल कर दो, ठीक है, तो आपका क्या होगा 5 0 हो जाएगा, और आपका जो करंट है वो वोल्टेज के साथ फेज में आ जाएगा। यानी कि अगर आपका ये जो लैगिंग कंपोनेंट है, यही तो लैगिंग कंपोनेंट है, ये आपका अगर लीडिंग कंपोनेंट है, यानी किसका है, करंट का लैगिंग कंपोनेंट है, तो सेम कैपेसिटर में करंट का लीडिंग कंपोनेंट के इक्वल रख दो इसको, ठीक है, फिर C की वैल्यू निकाल दो, तो आपको मिल जाएगी C की वैल्यू जिसपे ये करंट इसके साथ फेज में आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर अगर आप कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू निकालते हो, तो क्या आएगी IC = VRMS डिवाइडेड बाय XC, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, J VRMS की वैल्यू कितनी है 1/√2, ठीक है, XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/j⍵c, तो J तो ऊपर आ गया और आपका ⍵c यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? तो देखो ये जो वैल्यू मिली आपको, ये आपका क्या है, सिंपल एक लीडिंग कंपोनेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, ये आपका है लीडिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, लैगिंग कंपोनेंट, लैगिंग कंपोनेंट। सो बेसिकली अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा और करंट आपका वोल्टेज के साथ फेज में आ जाएगा। देयरफॉर इन दोनों को इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो फॉर आई, यानी जो करंट है, करंट आई, ठीक है, फॉर आई टू बी इन फेज विथ VS, यानी अगर करंट को VS के साथ फेज में रहना है तो यहाँ पे क्या चाहिएगा आपको 1/√2 ⍵c, यानी ये जो लीडिंग कंपोनेंट है ये आपका इक्वल होना चाहिए 1/2√2। याद है, कोई डाउट नहीं है? देखो यहाँ पे √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया 2, तो ये ओमेगा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से आपको देखो C की वैल्यू कितनी मिलेगी, देयरफॉर C = कितना हो जाएगा, देखो 1/4 फैरड। आपको देखो कैपेसिटेंस कितना मिला 1/4 फैरड, आपका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, फेज डिफरेंस कैसे निकालना, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A resistance of R ohm and inductance L Henry are connected across 240 volt and 50 hertz supply. Power dissipated in the circuit is 100 watt and the voltage across R is 100 volt. In order to improve the power factor to unity, the capacitor that is to be connected in series should have a value of. तो देखो आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो सबसे पहले इसने बोला कि एक R और L का सर्किट है। देखो ये आपका एक R, ये आपका L, ठीक है, ये आपका R है, ये आपका L है, सप्लाई आप दे रहे हो 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज,
ठीक है, इसमें बोला जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो है 100, पावर जो ये सर्किट कंज्यूम कर रहा है वो है 100 वॉट। ठीक है, तो सपोज करो ये जो सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सिंपल, अगर पावर है, अब ये सर्किट एक आर है इसमें और एक एल है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करेगा। इंडक्टर कभी भी, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, वो कभी भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो 100 वॉट है ये सारा का सारा आपका रेजिस्टेंस ही कंज्यूम कर रहा है। तो देखो देयरफॉर P इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, या फिर वोल्टेज इंटू करंट। करंट आपका ये जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये दोनों ही आपकी आरएमएस वैल्यू है। सो देखो यहाँ से आपका करंट कितना जाएगा, करंट इक्वल्स टू P बाई V। तो देखो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट, और जो वोल्टेज कितना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट। तो यहाँ से आपको करंट तो मिल गया 1 एम्पियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? सो देखो अब इस सर्किट में क्वेश्चन ने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका जो देखो आर एल तो है ही है, सिंपल देखो ये आपका आर, ये आपका एल। अब बोला कि आपने एक कैपेसिटर और लगा दिया इसके साथ, ठीक है, तो ये आर, ये एल, ये सी। ठीक है, अब इसने बोला कि आप ये बताइए कि ये जो कैपेसिटर आपने लगाया सी, इसकी क्या वैल्यू हो कि आपका पावर फैक्टर यूनिटी बन जाए। क्लियर है? तो देखो सिंपल, अगर देखो ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसमें पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा, जब आपका लैगिंग कंपोनेंट यानी एक्सएल इक्वल हो जाए एक्स सी के। ठीक है, यानी लैगिंग कंपोनेंट जब लीडिंग कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो देखो एक्सएल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू एक्स सी। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। कोई जो ओमेगा होता है वो आपका होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर यूज कर लो, निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ओमेगा पता है, आपको एल मिल जाए तो आप सी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखो इस क्वेश्चन में आपको जो 100 वोल्ट है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस दे दिया, तो अब आपको अगर जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो देखो सिंपल, तो देखो फॉर वी एल क्या हो जाएगा, देखो 240 का स्क्वायर यानी सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर इक्वल्स टू जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उसका स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल वीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीएल इक्वल्स टू, तो देखो ये इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो ये आपको मिलेगा 218.17 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो आपने वीएल तो निकाल दिया। अब देखो ऑल्सो अब आपको ये भी पता है कि एक और तरीका भी है वीएल निकालने का, वो क्या है, देखो वीएल इक्वल्स टू सिंपल आपको पता है सर्किट में करंट क्या है आई, तो ये हो गया आपका करंट आई, और सिंपल इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो लिख लो आई इंटू एक्सएल। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल आई इंटू एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू एल। तो देखो अगर आपको यहाँ पे ओमेगा की एल की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रख दोगे ना ओमेगा एल की वैल्यू, और सी की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो देखो यहाँ से सिंपल करंट है आई, इसकी वैल्यू क्या आई 1 एम्पियर। ठीक है, वीएल की वैल्यू कितनी है 218.17 वोल्ट। तो यहाँ से आपको सिंपल ओमेगा एल की वैल्यू कितनी मिली, देखो सिंपल ओमेगा एल इक्वल्स टू आपको मिला 218.17। ठीक है, ये आपको ओमेगा एल की वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो 218.17 इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। इस ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल सी की जो भी वैल्यू आएगी ये आपको मिलेगी 0.000, ठीक है 40, उसके बाद आएगा 14597। तो अगर इसको माइक्रो फैराड में लिखोगे तो ये आपको आएगा 14.5 माइक्रो फैराड। ये आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, बट देखो ये वाली वैल्यू आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, बिकॉज इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। ये जो आपको दे रखा है ना कि 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है, एक्चुअली इसने जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं और इसने जो आंसर भी दे रखा है आपको, ठीक है, वो आंसर आपका 300 वॉट के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करना, जैसे मैंने 100 वॉट लिया है, इसकी जगह आप है ना 300 वॉट लेना, फिर आंसर निकालना। ठीक है,
आप प्रैक्टिस करना, उस केस में आपको जो आंसर आएगा वो प्रोबेबली 43.7 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A shunt capacitor used for reactive power compensation is operated at 98% of its rated frequency and 95% of its rated voltage. The reactive power supplied by this capacitor as compared to its rated capacity is. So देखो आप क्या कर रहे हो, एक शंट कैपेसिटर यूज कर रहे हो। शंट कैपेसिटर आपका यूज होता है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, यानी अगर कोई लोड है वो बहुत लैगिंग है, ठीक है, बहुत लैगिंग है, बट आप चाहते हो कि वो कम लैगिंग हो जाए, यानी उसको आपको क्या करनी है, लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करनी है, जिससे वो उसका जो लैगिंग वाला कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, जिससे आपका पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। ये बेसिक आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करते हो शंट कैपेसिटर। तो देखो सिंपल, अगर सपोज आपका ये कोई नेटवर्क है, ये आपका कोई नेटवर्क है, ठीक है, शंट कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल एक कैपेसिटर लगाते हो आप। ठीक है, ये शंट कैपेसिटर आपका रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। ठीक है, तो सपोज करो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका है IC। ठीक है, और जो इसके जो वोल्टेज है फिलहाल वो है V। क्लियर है? तो देखो अगर आप रिएक्टिव पावर, सिंस ये रिएक्टिव पावर ही तो डिलीवर कर रहा है, तो ये रिएक्टिव पावर क्या होता है आपका Q। तो अगर Q की आप अगर वैल्यू लिखते हो, ठीक है, तो क्या लिखते हो, VIC साइन फाई। या तो कोई डाउट नहीं है। अब सिंस कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में आपका एंगल ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत प्योर कैपेसिटर की बात हो रही है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू IC, तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो रिएक्टिव पावर कितनी आ जाएगी, वोल्टेज इंटू IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सिंपल वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा देखो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से आपको देखो रिएक्टिव पावर यानी Q ये मिल गया आपको V स्क्वायर ω/C। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये आपको मिल गई रिएक्टिव पावर। ठीक है, यानी अगर कोई आपका कैपेसिटर है जो रेटेड वोल्टेज यानी V वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो वो रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर करेगा, Q रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब आपको बोला इसने कि आपने ये जो वोल्टेज V पे ऑपरेट कर रहा था इसको आपने कर दिया 0.95 V, यानी पहले तो देखो पूरे V पे काम कर रहा था, अब ये 0.95, यानी अगर एग्जांपल लो तो देखो पहले 100 वोल्ट पे काम कर रहा था, अब 95 वोल्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो ओमेगा है, बिकॉज ओमेगा क्या होता है 2πf, उसमें जो 2π वाला पोर्शन है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ओमेगा डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो देखो इसमें जो ओमेगा है पहले ये ओमेगा पे काम कर रहा था, अब इसने बोल दिया ये आपका कर रहा है 0.98 ओमेगा पे। ठीक है, तो इस केस में आपको ये रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर करेगा, तो देखो सपोज करो उस टाइम में है ये Q डैश। ठीक है, तो Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0.95 V का होल स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी कर दी 0.98 ओमेगा इंटू C, ये आपका आएगा अराउंड 0.8845। ठीक है, 0.8845 ओमेगा V स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू C, बिकॉज देखो V तो अभी भी अवेलेबल है, ओमेगा भी अभी भी है और C भी अभी भी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपका था रेटेड रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो यहाँ से आपको Q डैश कितना मिला, तो Q डैश इक्वल्स टू 0.8845 Q। या तो कोई डाउट नहीं है, देखो इसका मतलब समझो, यानी कि अगर सपोज करो अगर वो कैपेसिटर आपका देखो स्टार्टिंग में जब आप इसको रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट करवा रहे थे तब वो डिलीवर कर रहा था 100 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, बट आपने क्या किया, अब इसको 95% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज और 98% ऑफ इट्स रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करा रहे हो, तो अब ये करेगा आपका 88.45 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव डिलीवर। ठीक है, पहले इतनी कर रहा था अब इतनी करेगा, तो डिफरेंस बताइए कितना हुआ, सिंपल है, देयरफॉर तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस 88.45, ये आपको कितना आएगा 11.55%। ठीक है, अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज में, ठीक है, बिकॉज देखो ये 100 क्या है परसेंटेज में ले रहे हैं हम। क्लियर है,
तो ये आ गया 11.55%। अब ये क्या है देखो, इतना आपका कंपनसेशन क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया ना, बड़ा थोड़ी है। तो ये आपका हो गया लोअर, यानी 11.55% आपका डिक्रीज हो गया कंपनसेशन। ठीक है, जब आप इसको रेटेड कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करवा रहे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11.5% लोअर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An inductor is connected in parallel with a capacitor as shown in the figure. As the frequency of current I is increased, the impedance Z of the network varies as. So देखो पहले इसमें क्या करो आप, ये जो आपको पैरेलल एलसी नेटवर्क दे रखा है, इसका आप क्या करिए, इम्पेडेंस निकालिए। तो देखो जब आपका एक्सएल की बात होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, जे ओमेगा एल। एक्सी आपका क्या होता है, 1/जे ओमेगा सी। ठीक है, तो आपको निकालना देखो z, इस केस में तो z देखो क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सएल इंटू एक्सी, एक्सएल इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय इनका एडिशन। ठीक है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और जे से जे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको आएगा एल और नीचे सी। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको देखो नीचे मिलेगा 1/जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा एल। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो नीचे मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये आपको टर्म मिलेगी एल डिवाइडेड बाय सी। यहाँ पे देखो ये एलसीएम आ जाएगा जे ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो ये सी एंड ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जे ओमेगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी। अब देखो जो जे स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू आपकी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। तो ये आपको मिलेगा इसका इम्पेडेंस, बिकॉज जो जेड स्क्वायर है वो होता है आपका -1। या तो कोई डाउट नहीं आपका। सो देखो अब इस केस में देखो, जब आपका ये वाला जो पोर्शन है ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है, तो देखो जब आपका ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है, ये आपका 1 से कम है। ठीक है, देखो जब 1 से कम होगा, आप इस फॉर्मूले में देखो, ठीक है, 1 से कम होगा तब आपका z आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो z इस केस में आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। अब दूसरा देखो, जब आपका ओमेगा स्क्वायर एल सी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इस केस में आपको z मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो जब आपका ओमेगा स्क्वायर एल सी लेस देन 1 है तो इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, यानी इसको नेग्लेक्ट करो, तब z की वैल्यू क्या मिलेगी, जे ओमेगा एल। क्लियर है, तो यानी जो आपका ये वाला जो पार्ट है जब लेस देन वाला, तो इस केस में आपका जो इफेक्ट होगा वो आपका होगा इंडक्टिव। ठीक है, और पॉजिटिव में, क्लियर है, पॉजिटिव वाले में होगा ये। अब देखो जब आप नेगेटिव रखोगे यानी ये वाली वैल्यू जो है इसके लिए देखो ग्रेटर देन 0 है, देखो जब इस केस के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 0 बोला मैंने, तो यानी कि 1 से बहुत बड़ी है, 1 को नेगलेक्ट करो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जी ओमेगा एल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है, देखो एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस का, ठीक है ना, एल से एल कैंसिल, तो आपको मिला ये जे अपॉन में माइनस ओमेगा सी। ठीक है, एक तो देखो नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, यानी ये कर्व जो बनेगा ये नेगेटिव वाले पोर्शन में बनेगा। क्लियर है, और इफेक्ट कौन सा होगा आपका, कैपेसिटी, बिकॉज इसमें आपका इंडक्टर कहीं पे भी नहीं है। क्लियर है, तो देखो ऐसा आपका एक ही है बी वाला, बिकॉज देख लो जब आपकी जेड की वैल्यू नेगेटिव है तब आपका कैपेसिटिव इफेक्ट है, और देखो जब आपकी जेड की पॉजिटिव कब है, जब आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। बेसिकली इसको रेफरेंस लो, ये आपकी करो कंसिडर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। क्लियर है, तो ये जो पॉजिटिव मिली ये आपको लो फ्रीक्वेंसी के लिए मिली, ये आपकी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए मिली। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन नेटवर्क V1 इक्वल्स टू 100 एंगल 0 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 100 एंगल -120 डिग्री वोल्ट, V3 इक्वल टू 100 एंगल +120 डिग्री वोल्ट। द फेजर करंट I in ampere is।
देखो आपको ये पूछा है ये वाला करंट, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो आपको V1 V2 एंड V3 दिया है, ये आपका क्या है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। दो फॉर्म होती है बेसिकली, एक होती है पोलर, एक होती है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेसिकली। तो देखो यहाँ पे आपको सब पोलर फॉर्म में दिया है। तो देखो सिंपल आपको करंट की वैल्यू चाहिए, क्या करिए, ये जो नोड है यहाँ पे सिंपल KCL लगाइए, ठीक है। अब देखो सिंस किसी भी ब्रांच में आपको करंट नहीं दे रखा तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। देखो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अज्यूम कर दीजिए। तो ये लो मैंने ये मान लिया I1 और इस ब्रांच में मैंने मान लिया I2, ठीक है। अब आपको चाहिए I की वैल्यू, तो आप देखो सिंपल KCL लगाते हो तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल सॉल्व करो, I इक्वल्स टू, अब देखो जो I1 है, I1 यानी ये वाला, ठीक है। तो ये जो नोड है, इस नोड पे आपका वोल्टेज क्या है ये बताइए मेरे को पहले। देखो यहाँ पे क्या है, V3, यानी इस नोड पे आपका वोल्टेज है V3, ठीक है। अब मेरे को I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V3 माइनस V1 डिवाइड बाय माइनस J1, तो V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय माइनस J1, ठीक है। प्लस अब मेरे को चाहिए I2 की वैल्यू। देखो I2 ये रहा करंट, इसकी क्या हो जाएगी, V3 माइनस V2 डिवाइड बाय J1, तो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J1, ठीक है। ये बेसिक है, सिंपल, एक तरह से यहाँ पे ये ओम्स लॉ टाइप में यूज किया, ठीक है। डीसी बेसिक्स में भी आपने ये सब चीजें पढ़ रखी होगी। तो देखो I की वैल्यू ऐसी क्या आ जाएगी, देखो मैं क्या करता हूँ, इस J को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/J, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपका, देखो V3, ठीक है। अब देखो एक सेकंड लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बट इजी हो जाएगा। देखो नीचे बचेगा इस केस में 1, ठीक है, प्लस ये क्या जाएगा V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1, मैंने J को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो इस केस में करंट का क्या हो जाएगा, 1/J, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस का V3 हो जाएगा, ये प्लस का V1 हो जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज प्लस का V3 माइनस V2, या तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो V3 से V3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो J है ना इसको इस साइड भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो J इंटू आई, यहाँ पे आपको I की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, नॉट की JI की। देखो I की वैल्यू यहाँ से JI की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2, या तो कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो आपको अगर V1 माइनस V2 की वैल्यू मिल जाए तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो अब हम V1 बाई V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो देयरफॉर V1 माइनस V2 इक्वल्स टू, अब देखो क्या हो जाएगा, V1 कितना दिया आपको, 100 एंगल 0, देखो 100, फिर मैं एंगल ले लेता हूँ 0 डिग्री, क्लियर है। फिर देखो माइनस V2 कितना दिया है, 100 एंगल दिया आपको माइनस के 120 डिग्री, या तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये क्या है, पोलर फॉर्म है, इसको आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा 100, अब देखो इसको जब रेक्टेंगुलर में करोगे तो कैसे करोगे, cos 0 प्लस j sin 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब इसको भी चेंज करोगे तो कैसे करोगे, cos, इसमें देखो माइनस का 120 है ना, तो ये हो जाएगा cos माइनस 120 डिग्री, ठीक है, प्लस j sin माइनस का 120 डिग्री, या तो कोई डाउट नहीं है। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये सिंपल पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो इसको देखो सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos 0 देखो 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो बेसिकली आपको ये पता होगा कि जो बेसिकली देखो cos माइनस थीटा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, cos थीटा, और जब आप sin माइनस थीटा की बात करते हो, ठीक है, तो ये आपका होता है माइनस sin थीटा, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो देखो cos 120 हो जाएगा, तो cos 120 आपका होता है माइनस का 0.5, तो ये देखो ये हो जाएगा 100, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 0.5, ठीक है। अब देखो मैंने बताया साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो माइनस बार आ जाएगा, तो माइनस का जी। अब देखो ये क्या है, साइन 120, तो जब देखो साइन 120 को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, √3/2, तो √3/2 यानी कि 0.866, क्लियर है, ये आपका होगा। बेसिकली देखो आपका ये देखो ये पूछा गया था गेट में,
ठीक है, और गेट में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है। क्लियर है? वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है, उसमें आप पे ये 120 डिग्री और ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का जे 0 सॉरी 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 86.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 150 प्लस जे 86.6। ये वैल्यू तो बेसिकली आपको किसकी मिली है, V1 माइनस V2 की। ठीक है ना, आपको चाहिए आई की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे आओ वापस, तो देखो यहाँ पे जे इंटू आई। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिली है 150 प्लस जे 86.6। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ से मेरे को आई की वैल्यू चाहिए, तो इस जे को मेरे को राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 150, एक बार इसके नीचे आएगा जे। ठीक है, एक बार इसके नीचे आएगा, तो देखो इसके नीचे भी ले लेते हैं, तो जे 86.6 डिवाइडेड बाय जे। ठीक है, तो इस केस में तो ये जे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये जे नीचे है, तो आपको पता है कि जब आपका 1 बाय जे होता है, ठीक है, इसको आप क्या लिखते हो, अगर आपको इसको ऊपर भेजना है तो इसको आप लिखते हो माइनस का जे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करंट की इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ये तो देखो 86.6। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का जे 150। ठीक है, तो ये आपकी आ गई करंट की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको आंसर किस में दिया है, पोलर फॉर्म में, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर है? तो देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आया, होप आपको आता होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो ये सिंपल करंट इक्वेशन है, तो देखो इसकी पोलर फॉर्म में होती है आई इक्वल्स टू, सिंपल आप क्या करोगे, देखो 86.6। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, फिर प्लस 150 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, इसको आप रूट में लिखोगे, एंड फिर आप बचा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंगल लिखोगे, तो एंगल में आपका आएगा देखो tan इनवर्स। ठीक है, ऊपर आएगा देखो इमेजिनरी वाला पार्ट और नीचे रियल वाला पार्ट। तो इस केस में देखो इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है, माइनस के 150 डिग्री, सॉरी माइनस के 150, तो माइनस के 150 डिवाइडेड बाय 86.6। क्लियर है? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो कैलकुलेटर से, तो ये आपको मिलेगा अराउंड 173.2 और एंगल आपको मिलेगा माइनस का 60 डिग्री। ये अराउंड आपको मिलता है 59 पॉइंट कुछ मिलता है, उसको आप अप्रोक्स 60 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूछे तो ये वाला आंसर, पोलर फॉर्म में पूछे तो ये वाला आंसर। क्लियर है? बट सिंस इस ऑप्शन किस में दे रखे, पोलर फॉर्म में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 173.2 और एंगल होगा माइनस का 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन RLC सर्किट विथ रेलेवेंट डेटा इज गिवन बिलो। ठीक है, आपको देखो ये एक RLC सर्किट है, इसमें ये उसके कुछ डेटास दे रखे। ठीक है, अब इसने आपने देखो इस एक सर्किट से दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लो। जो देखो सप्लाई वोल्टेज है VS, वो क्या दिया है 1 एंगल 0। सेम देख लो क्या ये एक पोलर फॉर्म, और मैंने ये आपको बहुत बार बताया कि पोलर फॉर्म में ये जो वैल्यू दे रखी होती है ये आपकी हमेशा होती है RMS वैल्यू। ठीक है ना, RMS वैल्यू। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या दिया, ये 0 एंगल, यानी एंगल क्या आपका 0, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आपको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ वापस। तो देखो ये है 1 एंगल 0। ठीक है, अब देखो जो करंट है IS, सर्किट में देख सकते हो आपका IS कौन सा है, देखो IS है √2 एंगल। अब देखो ये क्या है पाई बाय फोर आपका होता है 45 डिग्री। 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 45 मिलेगा। ठीक है, थर्ड है आपका IRL करंट, ये आपका है √2 माइनस के 45 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको। तो देखो सिंपल फेजर डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझो। तो देखो अगर मैं VS लिखूंगा तो ये होगा मेरा VS, बिकॉज VS आपका 0 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखो मैं IS बनाता हूँ, IS में क्या आपका प्लस का 45 डिग्री, प्लस का 45 डिग्री होता है तो हमेशा आपका चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ, और जब नेगेटिव का होता है तब वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बेसिकली होगा इस केस में IS। और देखो IRL में क्या है माइनस का मतलब नीचे, ये मेरा हो जाएगा माइनस का, ये मेरा है IRL। तो देखो ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री, एंड ये वाला भी एंगल क्या है 45 डिग्री। या तो कोई डाउट नहीं है, फेजर डायग्राम बनाना सीख लो,
बहुत हेल्प करता है सर्किट सॉल्व करने में, ठीक है। बेसिकली इवन अगर आपको वो हेल्प नहीं कर रहा फेजर डायग्राम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट उस क्वेश्चन को समझने में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, उस क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फेजर डायग्राम सीख लो। तो देखो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा 97 में, देखो द पावर डेसिपेशन इन द रजिस्टर आर इज, आर कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये एक सिंगल एक क्या है, सीरीज आरएल सर्किट है। अब आपको ये पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी एनर्जी को डेसिपेट नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, यानी आपका सिर्फ रेजिस्टेंस है जो रेस्पॉन्सिबल होगा पावर एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो देखो सिंपल, अब देखो आपको जब भी पावर दी होती है वॉट में अगर दे रखी होती है तो आप क्या बोलते हो वो किसने की है, रेजिस्टेंस ने कंज्यूम किया है, बिकॉज आपकी एक्टिव पावर ही मेन पावर होती है, जो रियल पावर होती है, जो रेस्पॉन्सिबल होती है आपके कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव, ठीक है। सिंस आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की चाहिए, बेसिकली इस आरएल सर्किट का चाहिए ना पावर, तो वोल्टेज भी इसके अक्रॉस पता होना चाहिए आपको, और करंट भी इसके थ्रू वाला चाहिएगा आपको। तो ये पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज आपको क्या चाहिएगा, आरएल के थ्रू, आरएल के अक्रॉस, बेसिकली आरएल के अक्रॉस कितना है, वीएस, ठीक है। तो देखो सिंपल लिखता हूँ वीएस इंटू करंट कौन सा चाहिएगा, जो आरएल से फ्लो होगा, कॉस फाइव, इस फेजर डायग्राम से देख के बता सकते हो कॉस फाइव कितना आपका 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, या तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो वी आई है ये वैल्यूज आपकी होती है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस, ठीक है। तो देखो वोल्टेज की आपको आरएमएस वैल्यू दी है 1, करंट की आरएमएस कितनी दी है √2, बिकॉज करंट भी आपको पोलर फॉर्म में दी है, ठीक है। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, देखो पावर कितनी मिली 1 वॉट, यानी आपका रजिस्टर जो है, ठीक है, जो आरएल सर्किट में लगा है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 1 वॉट, ठीक है। देखो एक तो ये सिंपल तरीका निकालने का। अब देखो एक और दूसरा तरीका देखो, ठीक है, ज्यादा तरीके सीखो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो देखो एक तरीका क्या हो सकता है, सिंपल आप क्या करिए इम्पेडेंस निकालिए, तो इम्पेडेंस आपका क्या होगा, देखो इम्पेडेंस किसका बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये आरएल सर्किट का बोल रहा हूँ, इसका मैं जेड निकालने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जेड क्या होगा, जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज है डिवाइड बाय जो भी इसके थ्रू करंट है, ठीक है। ये दोनों आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। देखो वीएस की जो आरएमएस वैल्यू वो तो है 1, ठीक है। आईआरएल, आईआरएल की आरएमएस वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। और एंगल कितना है, बेसिकली आईआरएल के साथ एंगल क्या माइनस के 45 डिग्री, ये हो गया माइनस के 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको जेड कितना मिला 1/√2 एंगल, बिकॉज ये देखो एंगल ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या निकला, पोलर फॉर्म में निकली ना, इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो 1/√2 हो जाएगा देखो cos 45, ठीक है, प्लस j sin 45, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये सिंपल क्या बन जाएगा आपका, z इक्वल्स टू cos 45 आपका होता है 1/√2, तो ये बेसिक आपका हो जाएगा 1/2 प्लस j 1/2। तो यहाँ से आप एक चीज समझ गए होंगे कि ये देखो ये क्या एक सीरीज आरएल सर्किट है, यानी आपकी ये जो वैल्यू निकली ये आपकी किसकी वैल्यू निकली है आर की, और ये आपकी किसकी वैल्यू निकली एक्सएल की, या तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको ये पता है कि आपका सिर्फ रेजिस्टेंस होता है रेस्पॉन्सिबल पावर को डेसिपेट करने के लिए, तो सिंपल क्या करिए P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर कर दीजिए, ठीक है। तो करंट आपका कितना है, करंट आपका कौन सा लोगे आई आर एल वाला, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ आई स्क्वायर आर एल वाला इंटू आपका जो भी रेजिस्टेंस है। तो देखो आई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपका कितना है 1/2, तो ये आपको कितना मिलेगा 1 वॉट, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको दोनों तरीके से सेम ही आंसर मिलेगा, क्लियर है। तो इसके इसमें देखो ये जो 97 है इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, सो देखो 98 में क्या है, आपको चाहिए आईसी करंट की वैल्यू, ठीक है, और ये रहा आपका आईसी करंट, ठीक है। बट सिंस देखो मेरे को सी की वैल्यू नहीं पता, अगर ये पता होती तो आईसी की वैल्यू मेरे बहुत इजीली निकल जाती। तो देखो आप क्या करते हैं, ये जो नोड है इस नोड पे आप केसीएल लगाइए, ठीक है। जब इस पे केसीएल लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जो आईएस करंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा आई आर एल और आईसी के, यहाँ से आपको चाहिए आईसी की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल देखो यहाँ से आईसी की वैल्यू आपकी क्या होगी, देखो फॉर्मूले वाइज आईसी इक्वल्स टू आई एस माइनस आई आर एल, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये सिंपल आपका आईसी करंट होगा, ठीक है। अब आई एस आपको दे दिया और आई आर एल दे दिया, तो सिंपल देखो वैल्यू पुट करते देखो आईसी इक्वल्स टू,
अब देखो पहले आई एस है, तो आई एस आपका है √2 और एंगल आपका है माइनस के 45 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस आई आर एल आपका है √2 और एंगल आपका है प्लस के 45 डिग्री। ये पोलर फॉर्म है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, √2 cos 45 प्लस जे साइन 45 ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऐसा आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आईसी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यानी जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी J2 एम्पियर। ठीक है, इजी आप सिंपल पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आईसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी +2 एम्पियर यानी J2 एम्पियर। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन एसी सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आपको देखो कौन से करंट की वैल्यू चाहिए, देख सकते हो सर्किट में आपका करंट कहाँ पे है, ये रहा आपका करंट। ठीक है, ये इस आई की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअली या तो क्या करो आप यहाँ पे करंट निकालो और यहाँ पे करंट निकालो, फिर उन दोनों को ऐड कर लो। क्लियर है? ये सबसे इजी तरीका होगा। तो देखो, या फिर क्या कर सकते हो, देखो एक तो ये तरीका है, एक तरीका क्या हो सकता है कि इस पूरे सर्किट का इम्पिडेंस निकालो। ठीक है, फिर सिंपल करंट निकालना है, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस कर दो। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले तरीके से करता हूँ, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। तो देखो सपोज करो ये आपका है Z1 और ये आपका है Z2। ठीक है, तो देखो अगर मैं Z1 की वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी है वो -J120 डिग्री। ठीक है, Z2 की वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी है 60 प्लस J60। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब जब भी आपको पैरेलल में देना तो आप क्या करिए, उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, बिकॉज उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो जो Z1 है इसमें अगर मैं Y1 की वैल्यू निकालता हूँ तो Y1 देखो इस केस में क्या हो जाएगा 1/Z1 यानी कि 1/ -J120। तो ये जब आपका ऊपर जाएगा तो ये जाएगा J/120। या तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो अब Y2 निकालते हैं, तो Y2 देखो क्या जाएगा 1/Z2। ठीक है, तो देखो 1/60 प्लस J60। ठीक है, देखो सिंपल आप क्या कर सकते हो, पहले तो 1/60 कॉमन ले लो। बेसिकली नीचे आपने 60 से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर आपका बचेगा 1/1 प्लस J। ठीक है, अब देखो इस टाइप में जब आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या करते हो, इस केस में कॉन्जुगेट लेते हो। ठीक है ना, यानी ये 1 + J है ना, इसका आप कॉन्जुगेट लोगे, यानी कि ऊपर भी 1 - J से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी आप 1 - J से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो Y2 मिलेगा वो आपका आएगा 1 - J। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 आपका है ही अभी भी, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा देखो 1 - J डिवाइडेड बाय 60 और ये कितना हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 यानी 2। तो ये आपको मिल गया 1 - J डिवाइडेड बाय 120। या तो कोई डाउट नहीं है। और इसकी अगर यूनिट लिखोगे तो क्या आ गई महो। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको ये तो पता ही है कि एडमिटेंस सीधा डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो Y इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा Y1 प्लस Y2। ठीक है, तो देखो क्या है Y1 कितना आपका J/120। ठीक है, प्लस Y2 आपका कितना है 1/120, मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, इसको माइनस J/120। ठीक है, तो देखो यहाँ पे J/120 एंड J/120 कैंसिल, यहाँ से आपको Y इक्विवेलेंट कितना मिला, Y इक्विवेलेंट आपका हो गया 1/120। देयरफॉर अब यहाँ से आपका Z इक्विवेलेंट कितना हो गया, देखो Z इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/Y इक्विवेलेंट 1/Y इक्विवेलेंट यानी कि 120 ओम। तो देखो आपका Z इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब देखो देयरफॉर करंट आपको पूछा था, करंट आपका हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 120 sin ओमेगा t। तो ये हो जाएगा देखो 120 डिवाइडेड बाय 120, ये आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर है? तो देखो इसको आप अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1 + J0 एम्पियर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 + J0 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, कंसीडर फॉलोइंग सर्किट, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर हाउ मच द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो देखो ये जो आपको इंडक्टर दिख रहा है, सपोज करो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका VL, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज दे रखा है V। तो देखो V की वैल्यू क्या है, 2 ∠0, यानी कि ये आपका है V वोल्टेज, ठीक है, और ये जो VL है ये से कुछ ना कुछ एंगल से लीड कर रहा है, ये आपका है VL। तो आपको पूछा है ये जो फाई है, ये जो एंगल कितने एंगल से लीड कर रहा है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है, ये आपको पूछा है, आप समझ गए। तो देखो सिंपल क्या कर सकते हो, आपको देखो जो VL है इसकी जब आप वैल्यू निकालते हो तो क्या करोगे, जो भी आपका इंडक्टर के थ्रू करंट मल्टीप्लाई आपका एक्सएल, ठीक है, इससे आपको VL मिल जाएगा। देखो VL इक्वल्स टू IL, अब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, J ओमेगा L, ऐसी मतलब, ठीक है। तो आपको अगर IL की वैल्यू मिल जाए तो आपका VL मिल जाएगा, और VL मिल गया तो आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो इंडक्टर है इसके थ्रू करंट आपने मान लिया ये है आपका IL, ठीक है। अब देखो जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू आपने करंट मान लिया IR, ठीक है, कैपेसिटर है उसके थ्रू मान लिया IC। या तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो पहले क्या करते हैं, IR की वैल्यू निकालते हैं। देखो फॉर IR जो भी आपका रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होगा, तो देखो IR की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज कितना है 2 ∠0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम, तो ये आपको मिल गया 2 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं IC की वैल्यू, तो फॉर IC, ठीक है, तो देखो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC, वोल्टेज XC की वैल्यू कितनी है 1/j ओमेगा C, तो ये आपका हो जाएगा J वोल्टेज ओमेगा C, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल वैल्यू रखो, तो देखो जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आपकी 2 ∠0, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू आपको पता है हाँ 0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जे भी है, ठीक है, तो जे का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो ये लो मैंने 90 डिग्री बना दिया। सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होते हैं तब ये एंगल जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो 0 + 90 वो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0.5 × 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको बचेगा यहाँ पे 2, और एंगल क्या रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, एम्पियर। तो ये आपका मिल गया कैपेसिटर के थ्रू करंट। यहाँ से आप देखो IL की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, तो देयरफॉर आपके IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो IC प्लस IR, ठीक है। IC की वैल्यू कितनी है 2 ∠90, IR की वैल्यू कितनी है 2 ∠0 डिग्री। तो देखो IL इक्वल्स टू, ये पोलर फॉर्म है, इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 cos 90 प्लस J sin 90 प्लस ये तो रहेगा 2 बिकॉज cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको IL कितना मिलेगा 2 + J2, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 2 का स्क्वायर और रूट में, ठीक है, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में, ठीक है, और एंगल आपका क्या रहेगा tan इनवर्स 2/2 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको IL मिल गया देखो पोलर फॉर्म में √8, ठीक है, और एंगल आपको मिला 45 डिग्री, ये आपकी मिल गई IL की वैल्यू। अब आपको चाहिए VL की वैल्यू, ठीक है, देयरफॉर VL कितना हो जाएगा IL × J ओमेगा L, तो IL की वैल्यू कितनी है √8 एंगल 45, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे ओमेगा यानी 2, L की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। अब देखो J, इसमें J का मतलब क्या होता है एंगल 90 डिग्री, प्लस का J यानी कि प्लस का 90 डिग्री, माइनस का J यानी माइनस का 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 2 √8, एक L बच जाएगा, और देखो पोलर फॉर्म में दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, ये आपको कितना देगा 135 डिग्री, ठीक है। ऐड कर सकते हो कितना हुआ देखो 90 + 10 100, 100 + 35 135, तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एंगल कितना दिख रहा है 135 डिग्री, यानी ये जो आपका VL है ये 135 डिग्री आगे है जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है, ठीक है। तो यानी आपको फेज डिफरेंस कितना मिला 135 डिग्री, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।